बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन है वो क्या है, टैक्स रेट्स, रिबेट्स और डिडक्शंस जो हम अपनी इनकम में से लेस कर सकते हैं। डिडक्शन दो किस्म की हैं, एक एक्सपेंस है अलाउबल एक्सपेंस या एडमिसेबल एक्सपेंस। एक्सपेंस की बात क्या है, एक्सपेंस जिस हेड ऑफ इनकम से बिलोंग वो करेगा उसी हेड ऑफ इनकम से लेस होगा। लेकिन जो अलाउंसेज हैं, एडमिसेबल अलाउंसेस, वो अलाउंसेस का ताल्लुक किसी हेड ऑफ इनकम से नहीं है। याद होगा, अलाउंसेस जो होंगे वो डिडक्ट होंगे किससे, टोटल इनकम से, टू अराइव एट व्हाट, टैक्सेबल इनकम, अगर आपको याद है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें याद होंगी आप लोगों को। याद है बेटा, यहाँ तक का डिस्कशन याद है सब लोगों को? चलिए कैलकुलेटर साथ साथ उठा लीजिएगा और इसको यहाँ से आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा, आपको टैक्स रेट दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, क्या आपको टैक्स रेट दिखाई दे रहे हैं बेटा? जवाब दीजिएगा। यस, ओके। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ आ रहा है टैक्स रेट्स के बारे में कि मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल की टैक्सेशन के लिए हमारे पास क्या है, दो कैटेगरीज हैं। कैटेगरी नंबर 1, ठीक है, एक कैटेगरी सैलरीड केस है और एक कैटेगरी नॉन सैलरीड केस है। ठीक है, की पॉइंट क्या आपके पास यहाँ पर, की पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है आपके लिए। क्या लिखा हुआ यहाँ पर, नंबर 1, टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन पर्सन। ये जो कैटेगरी है जिसको कैटेगरी नंबर 1 बोला जा रहा है, ये टैक्स रेट इंडिविजुअल्स के लिए भी है और एओपी के लिए भी है। लेकिन हम जानते हैं इंडिविजुअल के लिए कैटेगरी नंबर 2 भी है, जिसको मैं आपको इससे पहले एक क्लास में पढ़ा चुका था, लेकिन इसको दोबारा मैं यहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ। सैलरीड केस और एक था नॉन सैलरीड केस। तो इस किताब में सबसे पहले नॉन सैलरीड केस दिया हुआ है, और नॉन अगर इंडिविजुअल फॉल करेगा नॉन सैलरीड केस में तो वो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी इस कैटेगरी नंबर 1 वाले चार्ट में मौजूद टैक्स रेट से वर्कआउट करेगा। इनकम टैक्स रेट्स बोलते हैं या स्लेब रेट्स बोलते हैं, प्रोग्रेसिव रेट भी बोल सकते हैं। तो टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन पर्सन फॉर द टैक्स शीट 2020, टैक्स रेट्स आर आल्सो कॉल्ड स्लेब रेट्स और प्रोग्रेसिव रेट्स और मार्जिनल रेट्स। तो कैटेगरी नंबर 1 फॉर इंडिविजुअल नॉन सैलरीड केस, ये जो टैक्स रेट्स हैं या तो ये इंडिविजुअल पे अप्लाई होंगे जो कि फॉल करेंगे नॉन सैलरीड केस वाली कैटेगरी में, और ये ही टैक्स रेट्स इस्तेमाल होंगे एओपी की टैक्सेशन के लिए। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को बेटा? जवाब दीजिए। यस, ठीक है जनाब। अब इसको आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो समझने वाली बातें वो क्या है कि इंडिविजुअल कब इस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है। सिंपल फॉर्मूला क्या है, वेयर टैक्सेबल सैलरी, उसकी सैलरी उठानी या तो टैक्सेबल सैलरी हो ही ना, नील हो। अगर इंडिविजुअल के पास सैलरी नामी कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती तो वो ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी में फॉल कर गया। या ज्यादा में ज्यादा जो सैलरी है वो अप टू 75% है, अप टू 75% ऑफ व्हाट टैक्सेबल इनकम। तो अगर टैक्सेबल सैलरी 75% तक है किसका, टैक्सेबल इनकम का, जो कैटेगरी फॉल करेगी वो कैटेगरी क्या कहलाएगी बेटा, जिस कैटेगरी में हम फॉल करेंगे वो कैटेगरी क्या कहलाएगी, नॉन सैलरीड केस। सैलरीड केस में फॉल करने के लिए, सैलरीड केस में फॉल करने के लिए टैक्सेबल सैलरी का
टैक्सेबल सैलरी का कैटेगरी नंबर 2 देखिए, सैलरीड केस में फॉल करने के लिए टैक्सेबल सैलरी का एक्सीड करना जरूरी है, किसके 75% से ज्यादा होना जरूरी है। तो अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी टैक्सेबल इनकम का 75% से ज्यादा है तो फिर आप कैटेगरी नंबर 2 में फॉल कर जाएंगे और अपनी टैक्स रेट्स वर्कआउट करेंगे कैटेगरी नंबर 2 से। ठीक है जनाब, इस बात को हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। नाउ देखिएगा, एग्जाम्पल देने जा रहा हूं मैं आपको यहाँ। मिस्टर ए, क्या वर्कआउट कर रहे हैं हम, इनकी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, अब मैं आपके सामने मुख्तलिफ सिनेरियो रख रहा हूँ। किसके सिनेरियो रख रहा हूँ, इंडिविजुअल के। अच्छा जी, टैक्स ईयर 2020, इनकम फ्रॉम सैलरी, मान लीजिए 1,200,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 300,000। टोटल इनकम, और इनके पास कोई अलाउंस नहीं है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम। $1,500,000। अब आप मुझे बताइए मिस्टर ए को मैं कौन सी कैटेगरी से टैक्स करूं, कैटेगरी नंबर 1 से टैक्स करूं या कैटेगरी नंबर 2 से टैक्स करूं। मिस्टर ए जो है वो सैलरीड केस में फॉल करेंगे या नॉन सैलरीड केस। हाँ जी, तो बताइए टैक्स लायबिलिटी जो इसके ऊपर कैटेगरी एप्लीकेबल होगी वो कौन सी होगी, सैलरीड या नॉन सैलरीड। क्या करना है जनाब, सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है 12 लाख रुपए, डिवाइड करना है किससे, टैक्सेबल इनकम से। जैसे ही आपने सैलरी को डिवाइड कर दिया टैक्सेबल इनकम से, तो 12 लाख को डिवाइड किया 15 लाख से, आंसर क्या आया, 80%। यस और नो, आंसर 80% आ गया। और ये कैटेगरी कौन सी बन गई, ये कैटेगरी कौन सी बन गई, सैलरीड केस। और सैलरीड केस हमारे इस नोट्स के अंदर कैटेगरी नंबर 2 बनी हुई है। यानी इसकी इसकी इस इनकम पर जो टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट होगी वो कौन सी कैटेगरी से होगी, कैटेगरी नंबर 2 से। चलें अब एक काम करते हैं, हम जाते हैं कैटेगरी नंबर 2 में और कैटेगरी नंबर 2 में जाके टैक्स रेट्स वर्कआउट, टैक्स रेट देखते हैं किस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट कौन सा है, ये कौन से स्लेब रेट या कौन से क्लास इंटरवल में फॉल करता है। ठीक है जी, अब जरा देखिए, तवज्जो से देखिएगा सब लोग। कैटेगरी नंबर 2 सबको दिखाई दे रही है, इसमें आपको स्लेब नंबर 3 दिख रहा होगा, स्लेब नंबर 3 दिख रहा है, स्लेब नंबर 3 जहां पर इनकम 12 लाख से 18 लाख के दरमियान है। क्या आपको 12 लाख से 18 लाख के दरमियान इनकम दिखाई दे रही है। ऊपर देखिए टैक्सेबल इनकम मार्क कर रहा हूं मैं, टैक्सेबल इनकम की रेंज कहां दिख रही है, 12 लाख से 18 लाख के दरमियान दिखाई दे रही है। बेटा आप सबसे पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दिया आप लोगों ने बेटा। तो मिस्टर ए इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो 12 लाख तक, 12 लाख रुपए तक कितना टैक्स बना, 30,000 रुपए। और जितना अमाउंट 12 लाख से एक्सीड कर रहा है उसका 10%, 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख रुपए। क्या करें, वर्किंग करें जाके इसकी। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम बोलेंगे हम क्या वर्कआउट कर रहे हैं। अब हम वर्कआउट कर रहे हैं मिस्टर ए टैक्स लायबिलिटी। और वो टैक्स लायबिलिटी हम कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, कौन से केस में फॉल करवा रहे हैं इसको। हम बोलेंगे इसका केस कौन सा है, सैलरीड केस है। ठीक है जी, तो हम बोलेंगे टैक्स ऑन रुपीज
1,200,000 कितना हुआ 30,000 और टैक्स ऑन रुपीज कितना एक्सीड कर रहा है 3 लाख एट वॉट 10%। आंसर क्या है इसका 30,000। टैक्स कितना बना 60,000। ठीक है जवाब दें बेटा यस और नो। आपको टैक्स कैलकुलेट करना समझ में आ गया बेटा। चलें कोई और केस देखते हैं सर कोई और केस देखते हैं चलें आगे बढ़ते हैं कोई और केस देखते हैं। मिस्टर बी टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 2020 इनकम फ्रॉम सैलरी 1,800,000 income from capital gain 1,200,000 other sources 500,000 total income 3,500,000 इन्होंने ज़कात पे की है फर्ज करें अंडर ज़कात एंड ऑर्डिनेंस तो ज़कात लेस कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल ज़कात पे की हुई है 150,000 अब टैक्सेबल इनकम क्या आई 3,350,000 यस जवाब दीजिए सब लोग जवाब दे सब लोग जवाब दे उस समय मैंने ब्रेक लिया था अभी मैं दोबारा कंटिन्यू हूँ ठीक है हमें सैलरी को डिवाइड करना है किससे टैक्सेबल इनकम से ताकि हम और उसका परसेंटेज निकालना है अगर सैलरी को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करने का परसेंटेज 75% तक आता है या उससे नीचे आता है ठीक है तो वो नॉन सैलरीड केस होगा वो कैटेगरी नंबर 1 होगा उससे टैक्स करेंगे जो नोट्स आपको दिख रहे हैं और उसके बाद अगर टैक्सेबल सैलरी टैक्सेबल इनकम का 50 क्या कहते हैं 75% से एक्सीड करेगा मोर देन 75% बनेगा तो केस कौन सा जाएगा सैलरीड केस तो उसको कैटेगरी नंबर 2 में लाके टैक्स करेंगे ठीक है उसामा बेटा नाउ अब आप बताइए सब लोग जरा मुझे आप सब लोग बताइए मुझे यहां पर मैं सैलरी 18 लाख रुपए है बताइए 18 लाख को मैं 3.5 मिलियन से 35 लाख से डिवाइड करूं या 33,50,000 से 1.8 मिलियन को मैं 3.5 मिलियन से डिवाइड करूं या मैं इसको 3.35 मिलियन से डिवाइड करूं किससे डिवाइड करूं सैलरीड या नॉन सैलरीड केस मालूम करने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना है यस करेक्ट आंसर 1,800,000 डिवाइड बाय 3,350,000 तो क्या परसेंटेज बना बेटा 53.73% जो कि 75% या उससे कम है ऐसा ही है तो कौन सी कैटेगरी अप्लाई हुई इसके ऊपर नॉन सैलरीड केस अब एक काम करते हैं मिस्टर बी की टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर लेते हैं करें वर्कआउट मिस्टर बी
टैक्स लायबिलिटी, नॉन सैलरीड केस, बताइए उसके लिए आपको कौन सी कैटेगरी में जाना पड़ेगा? कैटेगरी 1 में जाएंगे, कैटेगरी नंबर 2 में जाएंगे, बताइए। ठीक है, बताइए कैटेगरी नंबर 1 में जाएंगे, कैटेगरी नंबर 2 में जाएंगे, जवाब दीजिए। कैटेगरी नंबर 1 में जाएंगे। ठीक है जी, अब कैटेगरी नंबर 1 में आप देखिए स्लेब कौन सा अप्लाई हो रहा है। स्लेब अप्लाई हो रहा है स्लेब नंबर 6, ये रहा, जहां इनकम 3 मिलियन से लेकर 4 मिलियन के दरमियान है, ऐसा ही है, जहां इनकम 3 मिलियन से लेकर 4 मिलियन के दरमियान है। तो 3 मिलियन तक कितना टैक्स है भाई? 3 मिलियन तक टैक्स है 370,000, और जितना अमाउंट 3 मिलियन से एक्सीड कर रहा है उसका 25%। तो क्या आप टैक्स वर्कआउट करेंगे बेटा सब लोग? क्या आप टैक्स वर्कआउट करेंगे? कैटेगरी नंबर 1 में स्लेब नंबर 6 है। अच्छा, तो आप क्या लिखेंगे बेटा? टैक्स ऑन रुपीज 3 मिलियन। 3 मिलियन तक टैक्स कितना बन रहा है? जवाब दीजिए बेटा आप सब लोग। 3 मिलियन तक टैक्स कितना बन रहा है? जवाब दीजिए। 3 मिलियन तक टैक्स बन रहा है 370,000। कैटेगरी नंबर 6 देखिए, और 3 मिलियन से कितना अमाउंट एक्सीड कर रहा है? टैक्स ऑन रुपीज कितना एक्सीड कर रहा है? 3.5 लाख। और 3.5 लाख पे कितना परसेंट लगेगा? एट 25%। तो 3.5 लाख का बेटा 25% बताइएगा। 3.5 लाख का 25%, 87,500। टोटल टोटल 457,500। 457,500, ऐसे ही बेटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जवाब दें। अच्छा, क्या मैं अब आपको कुछ, अब क्या मैं आपको कुछ बेटा क्वेश्चन दूं? आप मुझे आंसर निकाल के बताएंगे, सैलरीड या नॉन सैलरीड और टैक्स लायबिलिटी वगैरह वर्कआउट करके बता देंगे आप उसको? चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। मिस्टर सी, टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 2020। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी, $3 मिलियन। इनकम फ्रॉम बिजनेस
700,000. Income from other sources, 300,000. और इसी को बोल रहा हूं मैं टोटल टैक्सेबल इनकम 4 मिलियन। तो क्या मुझे आंसर वर्कआउट करके देंगे बेटा इसका? दो आंसर बताइए। सबसे पहले बताइए सैलरीड केस है या नॉन सैलरीड केस है। नंबर 2 फिर इसकी आप जो भी कैटेगरी में इसको लेके जाएं उस कैटेगरी से हिसाब से मुझे आंसर निकाल के बताना। जवाब दीजिएगा। ये कौन सा केस है उसके हिसाब से आप इसका टैक्स वर्कआउट करें। करेक्ट आंसर ये नॉन सैलरीड केस है। यहाँ पर अगर मैं 3 मिलियन को डिवाइड करता हूँ किससे 4 मिलियन से तो एग्जैक्ट आंसर 75% बनता है। एग्जैक्ट आंसर 75% बनता है। तो अगर टैक्सेबल सैलरी टैक्सेबल इनकम का अप टू 75% है, 75% तक है या उससे कम है, तब भी कैटेगरी नॉन सैलरीड है। सैलरीड कैटेगरी में फॉल करने के लिए टैक्सेबल सैलरी का टैक्सेबल इनकम के 75% से एक्सीड करना जरूरी है। क्लियर बेटा? तो ये पहली बात, ये नॉन सैलरीड केस है, तो इसको आप जाके कैटेगरी नंबर 1 से ही टैक्स करें। कैटेगरी नंबर 1 में इसका स्लेब तलाश करें कि कौन से स्लेब में फॉल करता है और उसके हिसाब से टैक्स करें। 3 मिलियन 4 मिलियन का एग्जैक्टली 75%। तो अगर आंसर एग्जैक्ट 75% तब भी ये नॉन सैलरीड केस कहलाएगा। ठीक है, जवाब दीजिए बेटा। अब आप मुझे आंसर वर्कआउट करके बताइए इसका। 11,70,000। अच्छा, गुलाम मशहूद कह रहे हैं भाई 6,20,000। ओके, बाकी लोग क्या बोलते हैं देखते हैं। 6,20,000, 6,20,000। चले देखते हैं, वर्किंग करते हैं इसकी, वर्किंग करके देखते हैं। तो मिस्टर सी टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, कौन सा केस बेटा? नॉन सैलरी केस। ठीक है, अब जाइए नॉन सैलरीड केस कैटेगरी नंबर 1 को देखिए और देखिए 4 मिलियन जो है वो कहाँ फॉल करता है। इनकम है ही कितनी? 4 मिलियन। सही है, तो इसकी वर्किंग क्या होगी? ये भी कैटेगरी नंबर 6 में ही फॉल करता है। अब इसकी वर्किंग क्या होगी? इसकी वर्किंग भी जनाब टैक्स ऑन रुपीज 3 मिलियन। तो 3 मिलियन तक कितना टैक्स है जो कि प्रीवियस स्लेब में फॉल करता है? 3,70,000। ठीक है, और टैक्स ऑन रुपीज 1 मिलियन।
एट 25%, कितना? 2,50,000। टोटल आंसर कितना बना? 6,20,000। हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई सब लोग? ओके, जबरदस्त, बेहतरीन। चले, अब इसी क्वेश्चन को जरा मैं एक और अंदाज से देता हूँ। मिस्टर सी के बजाय मिस्टर डी है। टैक्सेबल इनकम है, टैक्स ईयर 2020 है। इनकम फ्रॉम सैलरी वही 3 मिलियन। इनकम फ्रॉम बिजनेस वही 700,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बड़ा जरूरत तो नहीं सबके पास पांचों के पांचों हेड हो। ठीक है, तो हम अगर कुछ हेड नहीं लिख रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जिसके पास जो हेड होगा वही लिखेंगे। तो पांचों हेड होना हर बंदे के पास जरूरी तो नहीं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 3 लाख। अब मैं लिख रहा हूँ उसको टोटल इनकम, कितनी? 4 मिलियन। लेस इसने जक़ात पे की हुई अंडर जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस 100,000। इसने डोनेशन पे किया अंडर क्लाउज 61 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट्स को। ठीक है, जो अलाउंस है जिसको हम लेस कर सकते हैं, मान लीजिए वो उसने पे किया हुआ है 1.5 लाख रुपए। मान लीजिए वो पे किया उसने 1,20,000। तो अब उसकी टैक्सेबल इनकम क्या आ रही है? टैक्सेबल इनकम क्या आ रही है बताइए उसको? 3,780,000। यस। अब आप कंपैरिजन करें मिस्टर सी और डी का। मिस्टर सी की भी टोटल इनकम 4 मिलियन थी और मिस्टर डी की भी टोटल इनकम 4 मिलियन थी। लेकिन अलाउंसेस के आने से क्या बेनिफिट हुआ, जरा बताएं आप। अलाउंसेस के आने से क्या बेनिफिट हुआ, उस बेनिफिट को बताइए जरा सब लोग। अलाउंसेस से बेनिफिट हुआ क्या बेनिफिट नहीं हुआ? हाँ जी, 4 मिलियन इनकम होने के बावजूद जो है वो हम कहाँ फॉल कर गए? सैलरीड केस में। क्योंकि अब मैं 3 मिलियन को डिवाइड करूंगा 4 मिलियन से नहीं, बल्कि 3,780,000 से। 3,780,000 से डिवाइड किया मैंने। और कैटेगरी कौन सी बन गई? सैलरीड, 79% बन गया। और आप सैलरीड कैटेगरी में आप जाके देखिए, वहां एग्जेम्पशन शुरू होती है 6 लाख से। 6 लाख तक तो इनकम एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर टैक्स है। नॉन सैलरीड में 4 लाख तक एग्जेम्पशन। बेसिक एग्जेम्पशन नॉन सैलरीड की 4 लाख रुपए तक की, और सैलरीड केस की बेसिक एग्जेम्पशन जो है वो 6 लाख तक की है। और सैलरीड अगर आप गौर करें बातों के अंदर, तो अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर तो आप जरा देखें, गौर करें। कैटेगरी नंबर 1 है, ठीक है। नॉन सैलरीड में मैक्सिमम टैक्स रेट कितना है बेटा? 35%। देख रहे हो? और
जवाब दो। और सैलरीड केस में भी मैक्सिमम टैक्स रेट कितना है? 35%। लेकिन अगर 35% तो है, लेकिन इसकी लिमिट कहाँ खत्म हो रही है? 75 मिलियन पर। उसकी लिमिट कहाँ खत्म हो रही है? जवाब दो। उसकी लिमिट कहाँ खत्म हो रही है? उसकी लिमिट खत्म हो रही है 6 मिलियन पर। तो समझ पा रहे हैं बात को? बोलिए। तो जो नॉन सैलरीड केस है उसमें टैक्सेशन हाई रेट पर है उसकी लिमिट जल्दी कम हो रही है। और नॉन सैलरीड केस के अंदर कैटेगरीज, नॉन सैलरीड केस में जो है वो 8 स्लेब बने हुए हैं, 8 क्लास इंटरवल बने। और सैलरीड केस में आप देखें कितने क्लास इंटरवल बने हुए हैं? 12। तो सैलरीड के जो रेंजेस हैं वो रेंजेस के ऊपर टैक्स रेट कम अप्लाई हो रहा है। मतलब मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस बनाई हुई ताकि मुख्तलिफ किस्म के कम टैक्स रेट कम क्लासेस के ऊपर क्या हो सके? अप्लाई हो सके। तो नॉन सैलरीड वाली कैटेगरी में टैक्सेशन लो है, सॉरी सैलरीड वाली कैटेगरी में टैक्सेशन लो है, और नॉन सैलरीड वाली कैटेगरी में टैक्सेशन जो है वो हाई है। इस बात पे गौर करें। अब एक काम कीजिए सब लोग, अब जाके देखिए सब लोग जरा कि भाई ये जो नॉन सैलरीड केस है, सैलरीड केस बन रहा है मिस्टर डी का, इसमें मिस्टर डी की टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है? ये बताइए सब। तो मिस्टर डी सैलरीड केस में फॉल कर गया। अब बताइए उनकी टैक्स लायबिलिटी हम कैसे वर्कआउट करें? सैलरीड केस से नॉन सैलरीड केस से? जवाब दें। सैलरीड केस। अगर आप गौर करेंगे सैलरीड केस को, अगर आप देखेंगे तो ये भी स्लेब नंबर 6 में फॉल कर रहा है, जहां इनकम 3.5 मिलियन से लेकर 5 मिलियन के दरमियान है। तो टैक्स निकाला 3 पॉइंट, वहां पर नॉन सैलरीड केस में 3 मिलियन पे टैक्स 3,70,000 था। और यहाँ पर क्या कहते हैं 3.5 मिलियन, 35 लाख रुपए तक टैक्स कितना है? 3,70,000 रुपए। ठीक है। तो अब आप क्या करें? आप वर्किंग करें। आप बोले मिस्टर डी नॉन सैलरीड केस, ठीक है, टैक्स ऑन रुपीज 3,500,000। 35 लाख पे टैक्स कितना बना? 3,70,000। और जो अमाउंट 35 लाख से एक्सीड कर रहा है, टैक्स ऑन रुपीज कितना एक्सीड कर रहा है? 2,80,000। उस पर टैक्स कितना है? 20%। हालांकि नॉन सैलरीड केस में जो 3 मिलियन से एक्सीड कर रहा था उस पर टैक्स कितना था? 25%। तो बेटा सैलरीड कैटेगरी में जो टैक्स रेट्स हैं वो लो हैं। देखने जरा, नॉन सैलरीड में जो इनकम 3 मिलियन से एक्सीड कर रही थी उसको 25% टैक्स कर रहे थे। यहाँ जो इनकम 3.5 मिलियन से एक्सीड कर रही है उसको कितने टैक्स कर रहे हैं? 20%। 2,80,000 का 20%। जवाब 56,000। और टोटल आंसर क्या आ गया हमारे पास? टोटल आंसर क्या आ गया हमारे पास? 426,000। 4,26,000 क्या बन गया? टैक्स बन गया। क्या ये बात आपको समझ में आती है बेटा यहाँ तक? तो हमने क्या किया अब तक? क्या सीखा हमने? कैटेगरीज देखी इंडिविजुअल की टैक्सेशन के लिए, कि इंडिविजुअल की जब भी हम टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, सैलरी केस या नॉन सैलरी केस। तो इंडिविजुअल जिस कैटेगरी में फॉल करेगा उस कैटेगरी के हिसाब से उसकी टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर ली जाएगी। अगर आप यही टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर रहे हैं किसके लिए? एओपी के लिए, तो आप नॉन सैलरीड केस वाले स्लेब रेट को इस्तेमाल करेंगे एओपी के लिए। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है आप लोगों को। और कंपनी का टैक्स रेट जो है वो फिक्स है, जानते हैं आप? जरा देखिए, अब मैं आता हूँ कंपनी की तरफ आ जाता हूँ। अब आप यहाँ देख लीजिएगा इन तमाम चीजों।
क्या लिखा हुआ आया? टैक्स रेट फॉर कंपनी, कंपनी का टैक्स रेट कितना लिखा हुआ आ गया? 29%। 29% टैक्स रेट है किसका? कंपनी। कंपनी की इनकम मैंने क्या बोला? 1 लाख रुपए हो क्या कहते हैं 29,000 टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी की इनकम 1 मिलियन हो 2,90,000 टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी की इनकम 1 करोड़ रुपए हो तो 29 लाख टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी की इनकम कुछ भी हो, कंपनी का टैक्स रेट फिक्स है। यानी कंपनी के लिए पाकिस्तान में जो टैक्स सिस्टम फॉलो हो रहा है वो फॉलो हो रहा है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। लेकिन इंडिविजुअल्स और एओपी के लिए पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम फॉलो हो रहा है वो कौन सा है? वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ठीक है, जवाब दीजिए। यहां तक बात समझ में आती है सब लोगों को बेटा? फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करने के लिए 2 ऑप्शन होंगे, सैलरीड एंड नॉन सैलरीड। एओपी की टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट होगी उसी नॉन सैलरीड केस वाले स्लेब रेट से। यानी नॉन सैलरीड वाले स्लेब रेट इंडिविजुअल के लिए भी हैं और एओपी के लिए भी। इंडिविजुअल के लिए कब है? जब वो उसमें फॉल करे। एओपी तो उसी में फॉल करेगी, एओपी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लास्ट वन, कंपनी का टैक्स रेट फिक्स है, उस पर कोई स्लेब रेट एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी की जितनी भी इनकम हो स्टेट उस पर क्या लगा दे? 29%। कंपनी की कोई बेसिक एग्जेम्पशन भी नहीं है। जैसे इंडिविजुअल के लिए या तो 4 लाख की एग्जेम्पशन है, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है अगर वो नॉन सैलरीड केस में फॉल करता है। अगर इंडिविजुअल फॉल करता है सैलरीड केस में तो उसकी 6 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। इस तरह एओपी है तो एओपी की इनकम पर भी 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन कंपनी में कोई एक बेसिक एग्जेम्पशन नहीं है। देयर इज नो बेसिक एग्जेम्पशन इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी की इनकम कुछ भी हो उसको अपनी इनकम का 29% देना पड़ेगा। लाख रुपए इनकम है तो 29,000 रुपए, 10 लाख रुपए इनकम है तो 2,90,000 रुपए, 1 करोड़ इनकम है तो 29 लाख रुपए, 2.9 मिलियन। यहां तक का डिस्कशन समझ में आता है बेटा? नहीं आता? यहां तक का डिस्कशन समझ में आता ही नहीं आता बेटा? सबसे पूछ रहा हूँ। चलें, गुड, जबरदस्त। ठीक है, अब जरा इंपॉर्टेंट बात देखिएगा। अब देखिए, टैक्स लायबिलिटी आ गई 60,000 रुपए, क्या मुझे यही टैक्स देना है? टैक्स लायबिलिटी आ गई 457,500, क्या मुझे यही टैक्स पे करना है? टैक्स लायबिलिटी आ गई 620,000, क्या मुझे यही टैक्स देना है? टैक्स लायबिलिटी आ गई 426,000, क्या मुझे यही टैक्स देना है? जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जो टैक्स लायबिलिटी आपने कैलकुलेट की हो उसमें कमी वाकया हो जाए, उस पर आपको कोई डिस्काउंट मिल जाए। यानी टैक्स डिपार्टमेंट भी डिस्काउंट देता है। हो सकता है आपको कंडीशन पूरी करें, आपको टैक्स जितना बन रहा हो उससे कम देना पड़े। तो अगर टैक्स लायबिलिटी में किसी भी किस्म की कमी वाकया होती है किसी कंडीशन को पूरा करने की बिना पर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टैक्स रिबेट्स। क्या बोलते हैं? टैक्स रिबेट्स, टैक्स क्रेडिट्स। तो टैक्स रिबेट्स और टैक्स क्रेडिट्स का काम क्या है? टैक्स रिबेट्स एंड टैक्स क्रेडिट्स का काम क्या है? जवाब दें प्लीज। टैक्स रिबेट्स और टैक्स क्रेडिट का काम क्या है? टैक्स लायबिलिटी को मजीद कम करना, टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। अब यहां पर फर्क कर लें, अलाउंसेस का काम क्या है? टैक्स लायबिलिटी कम करना या टोटल इनकम कम करना? ज़कात, डोनेशन, WPPF, WWF, अलाउंसेस जो थे एडमिसिबल अलाउंसेस, उन्होंने टैक्स लायबिलिटी कम की थी या टोटल इनकम कम की थी टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम? यस, अलाउंसेस स्ट्रेट इनकम में से माइनस हो रहे थे। लेकिन जो टैक्स रिबेट्स होंगे वो क्या इनकम को कम करेंगे या टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगे? रिबेट्स या टैक्स क्रेडिट्स जो होंगे वो टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? अब सुने बात को, जैसे ही आपने टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर ली तो आपको पहली बात क्या सोचनी है टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करने के बाद?
कि क्या मेरे पास कोई रिबेट अवेलेबल है, अगर है तो उसको वर्कआउट कर लीजिए। अच्छा, अगर मेरे पास कोई रिबेट अवेलेबल नहीं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या मैं इस टैक्स का कोई हिस्सा या इस इतना ही टैक्स मैं एडवांस में पे कर चुका हूं? अगर मैं एडवांस में पे कर चुका तो मेरा टैक्स पहले ही पेड है, मैं उस एडवांस को क्लेम कर लूंगा। भाई मेरी लायबिलिटी तो पहले ही चुक चुकी है, भाई लायबिलिटी पहले ही चुका हूं मैं, लायबिलिटी पे हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरी सैलरी से मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट कर लिया था और वो तो एफडीआर तक पहुंच चुका था। तो जो टैक्स लायबिलिटी मुझ पे बनती है वो तो एडवांस में पेड है, तो अगर एडवांस में पेड है तो उस एडवांस को क्लेम कर लूंगा। तो जब भी हम टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करते हैं, यार उसामा बेटा एओपी सैलरी कमा सकती है, ये बात तो मैंने शुरू में समझाई कि सैलरी का हेड सिर्फ और सिर्फ किसके पास अवेलेबल होगा? मुलाजिम कौन हो सकता है? कोई नेचुरल पर्सन हो सकता है ना, इंडिविजुअल। एक एओपी किसी दूसरी एओपी की मुलाजिम होगी, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मुलाजिम होगी। ये बात मैंने बहुत शुरू में की थी और ये समझाया था मैंने शुरू में कि इंडिविजुअल वो वाहिद शख्स है जिसके पास एक वक्त पे 500 हेड हो सकते हैं। बाकी एओपी और कंपनी के पास सैलरी का हेड नहीं हो सकता, ज्यादा में ज्यादा 4 हेड हो सकते हैं। तो क्यों एओपी के ऊपर सैलरी केस एप्लीकेबल होगा? एओपी के पास जब सैलरी नहीं है तो क्या अप्लाई होगा? नॉन सैलरीड केस। क्लियर बेटा उसामा? तो सैलरीड केस होने के लिए पहले सैलरी होनी चाहिए, फिर उसके बाद सैलरी का परसेंटेज चेक करना पड़ेगा। जवाब दें बेटा सब लोग। तो अच्छा दोबारा रिकॉल कर लें, रिपीट कर लें। Why is tax liability greater than taxable income? Where is tax liability greater than taxable income? कहाँ आपको दिख रहा है टैक्स लायबिलिटी ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम? अब तक तो किसी भी सॉल्यूशन में टैक्स लायबिलिटी इज नॉट ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम। आप देखें 3,780,000 रुपीज लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम, 37,80,000, इस पे टैक्स बन रहा है 4,26,000। तो कहाँ है टैक्स लायबिलिटी ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम? बताइए आपको कौन से क्वेश्चन में दिखी टैक्स लायबिलिटी ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम? प्लीज जवाब दीजिए, आप सवाल किया। कहाँ है टैक्स लायबिलिटी ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम? ओके ना, तो मैं बात क्या कर रहा था, जैसे ही आपने टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर ली तो आपके दिमाग में टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करते ही सबसे पहला ख्याल क्या आना चाहिए? क्या कोई रिबेट अवेलेबल है या कोई रिबेट अवेलेबल नहीं है, ताकि हम इस टैक्स लायबिलिटी को मजीद रिड्यूस कर सके। उसके बाद दूसरा ख्याल क्या आना चाहिए कि क्या मैं कोई एडवांस में टैक्स पे कर चुका हूं? तो पहले टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करेंगे टैक्स रिबेट से, और फिर जितना टैक्स हम एडवांस में पे कर चुके होंगे उसको हम क्लेम करेंगे। चाहिए बात यहाँ तक सबको समझ में आती है बेटा? तो इसलिए अब हमें टैक्स रिबेट्स को पढ़ना होगा कि हमारे पास या किसी भी टैक्स पेयर के पास कितनी किस्म के टैक्स रिबेट्स अवेलेबल होंगे। तो ये लिस्ट है बेटा, किस चीज की लिस्ट है जरा देखिएगा इसको। इसको पढ़िएगा। फॉलोइंग टैक्स रिबेट्स और क्रेडिट्स आर अलाउबल। सबसे पहले लिखा है फुल टाइम टीचर अलाउंस। ये अलाउंस लफ्ज यहाँ इस्तेमाल तो हो गया है, लेकिन ये अलाउंस इस्तेमाल होने से ये अलाउंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये कैटेगरी कौन सी लिखी हुई है? रिबेट की लिखी हुई। तो हकीकत में ये रिबेट ही है, ये टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करेगा। ये वो वाला अलाउंस नहीं है जो कि आपकी टोटल इनकम को रिड्यूस करेगा। यस जवाब दीजिए, आप सबके जवाब का मुंतजर रहता हूँ। फुल टाइम टीचर अलाउंस, उसके बाद टैक्स क्रेडिट ऑन बहबूद प्रॉफिट ऑफ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट एंड शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट मेंटेन विद नेशनल सेविंग सेंटर्स। अगर आप नेशनल सेविंग सेंटर्स में पैसा सेव करते हैं
ऑब्वियसली अब ये एक बहस पड़ जाएगी भाई कि नॉन सैलरीड केस क्यों हाई टैक्स है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला तबका कौन है? सैलरीड क्लास है। असल टैक्स किससे कवर होना चाहिए? बिजनेस से। नॉन सैलरीड का तबके से। जवाब दीजिए। लेकिन आप एक चीज गलत कंफ्यूज कर रही हैं। देखें, क्या नॉन सैलरीड केस में सैलरी वाला बंदा शामिल नहीं हो सकता? क्या नॉन सैलरीड केस का मतलब ये है कि सैलरी ना हो उसके पास? हाँ, सैलरी वाला हो सकता है। वो कैटेगरी बनाई हुई है, तो अकॉर्डिंगली आप जिस कैटेगरी में फॉल करेंगे उस कैटेगरी में आपको टैक्स देना है। हाँ, अगर आपके पास सैलरी नहीं है, प्योर बिजनेस है, तो फिर ऑब्वियसली आप कहाँ फॉल करेंगे? नॉन सैलरीड केस में। और पाकिस्तान में बिजनेस तबका बहुत कम टैक्स पे करता है, ऐसे ही ना। तो बस ये समझ लें कि जो पे करता है बेचारा वो फंस रहा है, उसी को हाई टैक्स फेस करना पड़ रहा है। तो सैलरी तबके पे बोझ कम पड़े और असल टैक्सेशन जो हो किससे हो? बिजनेस क्लास से हो, बिजनेस तबके से हो। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास जो है रिबेट्स हैं। तो अगर कोई शख्स नेशनल सेविंग सेंटर्स के अंदर सेविंग अकाउंट मेंटेन करता है बहबूद सेविंग के नाम से, पेंशनर सेविंग के नाम से, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के नाम से, शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के नाम से, ये पैसे अगर आप वहां पर सेव करते हैं तो हुकूमत जो है वो सेविंग को प्रमोट कर रही है। और हुकूमत ये बोल रही है अगर आप यहाँ पर पैसा सेव करेंगे हमारे हमारे खजाने में, नेशनल सेविंग सेंटर में, तो हम आपको टैक्स डिस्काउंट देंगे। तो इसका मतलब क्या? एक काम करने पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो पैसा आपने सेव किया नेशनल सेविंग सेंटर्स में, बहबूद सेविंग अकाउंट में, पेंशनर सेविंग अकाउंट में, शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में, तो इस बिना पर आपको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। बस कंडीशन पूरी करना। उसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ऑल्सो कॉल्ड यूनिलेटरल रिलीफ। अब जरा समझेगा बात को। ये हम भी ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, मैं इन सब का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। देखिए, अगर कोई शख्स क्या फेस कर रहा है? डबल टैक्सेशन। कोई टैक्स ट्रीटी भी नहीं है। आवाज नहीं आ रही बेटा, कोई आपका जवाब नहीं मिल रहा। कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, ना वो रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट है, ना वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, ना वो फॉरेन सोर्स सैलरी अर्न कर रहा है जिसपे वो फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर चुका है। अब कोई भी चीज, ना टैक्स ट्रीटी, ना कोई एग्जेम्पशन, ना टैक्स ट्रीटी, ना कोई एग्जेम्पशन, कोई भी चीज उसको डबल टैक्स लगने से बचा नहीं पा रही। यानी वो पाकिस्तान में डबल टैक्स फेस कर रहा है, क्योंकि वो अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर फॉरेन में टैक्स पे कर चुका है। तो जो शख्स डबल टैक्स फेस करेगा उसको रिबेट मिलेगा, उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा। यहां तक बात समझ में आती है? जरा आप लिस्ट पढ़िएगा जरा, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ जी। तो उसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट पढ़े पढ़े सारे आइटम अभी लिस्ट पढ़ रहे हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो फर्दर लिस्ट आपको दिख रही है वो क्या है? जो फर्दर लिस्ट है वो आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है? चैरिटेबल डोनेशंस। अब डोनेशन दो किस्म के हैं बेटा। एक डोनेशन वो है जो अलाउंस की कैटेगरी में, वो अलग डोनेशन। और अगर डोनेशन अलाउंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करता तो हो सकता है डोनेशन रिबेट की कैटेगरी में फॉल कर जाए। तो डोनेशन को देखना होगा, डोनेशन अलाउंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो टोटल इनकम से लेस होगा। और अगर डोनेशन कहाँ फॉल कर रहा है? रिबेट की कैटेगरी में, तो वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा। तो डोनेशन की दो टाइप्स है, ख्याल रखिएगा इस बात का। डोनेशन दो किस्म का है। अगर डोनेशन अलाउंस है तो टोटल इनकम कम हो जाएगी, और अगर डोनेशन जो है वो रिबेट है तो टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। दोनों किस्म के डोनेशन अवेलेबल हैं, ठीक है जी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर, सुकूक्स और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हुकूमत कहती है अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, सुकूक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं लाइफ की, तो हम आपको रिबेट देंगे। मतलब आसान लफ्जों में हुकूमत इन सेक्टर्स को प्रमोट करना चाह रही है कि आप इधर पैसा लगाएं, हम आपको इसके बदले रिबेट्स देंगे। तो ये क्या है? ये कुछ रिबेट्स यूं है कि कुछ सेक्टर्स को प्रमोट करना है। ये तमाम की तमाम जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे आप। सुकूक्स जो है वो इस्लामिक बॉन्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स कहलाते हैं, सर्टिफिकेट्स, ठीक है। डिफरेंट किस्म के सर्टिफिकेट्स कहलाते हैं। यानी आप जैसे सेविंग सर्टिफिकेट ऊपर आए थे, इस तरह सुकूक्स भी शरिया कंप्लाइंट क्या है? सर्टिफिकेट है, सुकूक के नाम से जारी किए हुकूमत ने,
ठीक है, या कंपनी, या आपका कंपनी लॉ है उसके अंदर भी ये बात आई हुई है कि कंपनी भी सुकूक जारी कर सकती है। बस ये है कि ये लायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट होगा, लेकिन ये शरिया कंप्लाइंट होगा, मतलब शरीयत के तकाज़ों को पूरा करते रहो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सुकूक्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, उस पर भी आपको रिबेट मिल रहा है। यानी एक कोई एक्ट करने पर आप, अगर आप ये काम करते हैं तो आपको रिबेट मिलेगा, मतलब हुकूमत इन सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है। आप हेल्थ इंश्योरेंस लें, उस पर आपको रिबेट मिल जाएगा। आप पैसा कंट्रीब्यूट करें पेंशन फंड में, पैसा सेव करें पेंशन फंड में, ठीक है जी। आप अपने बिजनेस में नए फ्रेश ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करें, यानी रोजगार दें ऐसे लोगों को जो एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश है, तो फ्रेश ग्रेजुएट्स अपने पास रखने पे क्या मिलेगा आपको, रिबेट मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट जो है रिबेट्स देकर डिफरेंट सेक्टर्स को प्रमोट करना चाह रही है। ठीक है, अब ये सारी आपके सामने बारी बारी चीजें आ गई। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक शुरू होता है फुल टाइम टीचर अलाउंस, लेकिन थोड़ा क्या कहते हैं टाइम लेगा ये टॉपिक, तो मैं इसको आज यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और मैं इस टॉपिक को कल की क्लास में शुरू करूँगा। ठीक है, तो इसको फिल वक्त यहाँ तक स्टॉप कर लेते हैं और इसको इंशाल्लाह कल की क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। यस बेटा, यहाँ तक आज जो पढ़ा वो सारी बात क्लियर हुई आपको? सैलरीड केस, नॉन सैलरीड केस, टैक्स लायबिलिटी कैसे वर्कआउट की जाएगी। तो हमारा अगली क्लास का टॉपिक क्या होगा बेटा, टैक्स रिबेट्स, और उसमें पहला रिबेट क्या है, फुल टाइम टीचर अलाउंस। ठीक है जी, और ये रिबेट का नाम सुनते हैं सब मेरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहरहाल तो मैं बताऊंगा जनाब कि मैं इस रिबेट के लिए अहल हूं या ना अहल हूं। ठीक है जी, ओके। रिबेट और सब्सिडी, सब्सिडी कोई चीज खरीदने पे दी जाती है ना बेटा, तो इसको आमतौर पर सब्सिडी नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। यहाँ रिबेट का मतलब क्या है, डिस्काउंट है, यानी डिस्काउंट मिल रहा है टैक्स की तरफ से कि भाई तुमने 100 रुपए देने, एक काम करो तुम 100 में से 20 रुपए नहीं दो, 80 रुपए दे दो। तुम पर टैक्स 100 रुपए बनता है, तुम 100 में से 20 रुपए ना दो, 80 रुपए दे दो, तो तुम्हें 20 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो ये टैक्स डिस्काउंट्स कहलाएंगे, टैक्स रिबेट्स कहलाएंगे। सब्सिडी आमतौर पे हम कोई चीज जो खरीदते हैं उस पर मिलती है, हमें रिलीफ मिलता है, ये रिलीफ ये एक तरह का कहने को तो कह सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, क्लियर बेटा वजाहत? तो बेटा इसको यहाँ तक स्टॉप करूंगा, इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।